नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव मंडल रिजर्व। वास्तव में कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। बस इतना याद रखना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है, रटना नहीं है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। और यदि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ गए तो मैं फिर से कहूँगा कि जैव मंडल रिजर्व से जो भी क्वेश्चन तथ्य बनते हैं एग्जाम में, उन्हें आप गलत नहीं कर सकते। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, भारत में स्थापित प्रथम जैव रिजर्व कौन सा था? अब आपको ये लग रहा होगा दोस्तों कि सिर्फ एक ही प्रश्न का आंसर है। क्या इसका आंसर एक ही है? इस पूरे प्रश्न के माध्यम से मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँगा। प्रश्न के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जैव रिजर्व किसे कहते हैं। जैव रिजर्व किसे कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं इसे बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जैव आरक्षित क्षेत्र, ये जो जैव रिजर्व होते हैं, कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, आसान भाषा में समझिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि चाहे जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल रिजर्व किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के या संरक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। इन जैव मंडल रिजर्व में जंतु, सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व अन्य घटक भी होते हैं जो कि एक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल रिजर्व, इनको स्थापित करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव रिजर्व को स्थापित करने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। याद रखना, केंद्र सरकार। उसके बाद इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी भी जैव रिजर्व का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एक इकोसिस्टम, जो हमारी जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, जिसको मैं पहली वीडियो में पढ़ाता हुआ आया हूँ, बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत जो इकोसिस्टम आता है, बायोडायवर्सिटी दीर्घकालीन समय तक बनी रहे, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। एक बार ध्यान से सुनिए, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। जैव रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता, जिसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, उसको दीर्घकालीन बनाना, मतलब कि वो लंबे समय तक एक चलती रहे, बायोडायवर्सिटी में कमी का अनुभव कम हो या उसमें कमी ना आए, इस उद्देश्य से जैव रिजर्व को स्थापित किया जाता है। और ये बात याद रखनी है आप सभी को कि इसको स्थापित करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है, ये भी बात याद रखनी। और ये अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है कि जैव रिजर्व जो होते हैं वो स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आते हैं, ये भी बात याद रखनी है। अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरे समझ गए होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको थोड़ी कुछ भी परेशानी आएगी एग्जाम में। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैव मंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व किस पद्धति के अंतर्गत आता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा। ए स्वस्थानीय पद्धति, बी बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति,
सी स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय संरक्षण पद्धति दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जैव रिजर्व जो आते हैं वो स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आते हैं, जहां हम इंग्लिश में कह सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक बार ध्यान से सुनिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन, या फिर कह सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति। और स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, एक बार फिर से रिकैप करूंगा जो याद रहेगा आपको। क्या होती है ये? जीव और वनस्पति का अपने उनके वास क्षेत्र जहां पर वो रह रहे हैं उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, या उन्हें संरक्षित किया जाता है, या उनकी देखरेख की जाती है, उसे स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति कहते हैं, या कह सकते हैं दिस इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं पूरे कॉन्सेप्ट का। भारत में जो प्रथम जैव मंडल रिजर्व स्थापित हुआ था उसका नाम था नीलगिरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में स्थापित प्रथम जैव रिजर्व कौन सा था। तो दोस्तों याद रखना है, प्रथम जैव रिजर्व था नीलगिरी। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रथम जैव रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी। अब यहीं से बात क्लियर नहीं होती, ये भी याद रखना है कब स्थापित हुआ था। भारत सरकार ने इसे 1986 में स्थापित किया था, ये भी बात याद रखें। भारत सरकार ने इसे 1986 में स्थापित किया था नीलगिरी को। तो भारत में स्थापित प्रथम जैव रिजर्व था नीलगिरी, जो 1986 में स्थापित हुआ। अगर ये भी नहीं पूछा जाता है तो कम से कम 2 पॉइंट्स आगे के भी हमें याद रखने हैं। दूसरा स्थापित किया था नंदा देवी, ध्यान रखना है, दूसरा कौन सा स्थापित किया था? नंदा देवी। और नंदा देवी 1988 में स्थापित किया था भारत सरकार ने, जो कि उत्तराखंड में है, आप जानते होंगे। ये जो नीलगिरी है तमिलनाडु में है। और भारत सरकार ने तीसरा स्थापित किया था, मैं कुछ एक्स्ट्रा तथ्य बता के चल रहा हूँ जिससे कि एग्जाम में 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हमें याद होना चाहिए। तीसरा अगर हमारे स्थापित किया था नोकरेक, जो कि मेघालय में, नोकरेक गारो पहाड़ियों पर है। नोकरेक को स्थापित किया था 1988 में। स्टूडेंट हमें ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम में अलग प्रकार से पूछी जा सकती है। भारत में स्थापित प्रथम जैव मंडल रिजर्व था नीलगिरी, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। दूसरा था नंदा देवी, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तीसरा था नोकरेक, जिसकी स्थापना 1988 में ही हुई थी। बात आती है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं जो भारत सरकार ने बनाए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? 18। अब आप सोच रहे होंगे बीच वाले काम, आपके पास कुछ भी माध्यम होगा सोर्सेस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लिया है। मैंने वो तथ्य को लेने का प्रयास किया है जिससे कि मिस ना हो, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स इसमें आ जाए। तो कुल 18 थे। तो सीधी सी बात है, भारत सरकार ने 18वां और अंतिम किसे बनाया था? किसे बनाया था 18वां? पूछा जा सकता है। तो जैव मंडल रिजर्व घोषित किया था 18वां पन्ना मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश, ये 2011 में किया था भारत सरकार ने 2011 में। तो भारत का 18वां जैव मंडल रिजर्व जो कि भारत सरकार ने अंतिम स्थापित किया था, पन्ना किया था मध्य प्रदेश में 2011 में। ये वही पन्ना है जहां भारत में सबसे अधिक हीरा पाया जाता है। कहने देते हैं हीरा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो ये वही है। ठीक है। उसके बाद यहां से एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को की सूची में भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूनेस्को की सूची में भारत के कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, उन्होंने कितने को विश्व सूची में शामिल किया है। तो याद रखना है
कुल तो भारत में 18 थे जैव मंडल रिजर्व जो भारत सरकार ने स्थापित किए थे, और 10 को यूनेस्को ने विश्व सूची में शामिल किया। ये भी हमें याद रखना। बेहतर पॉइंट्स हमें याद रख के चलने हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर एक बार पूरा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप यूपीएससी लेवल का भी एग्जाम यहाँ से दे सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आराम से वहां पर लिख भी सकते हैं, आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं वहां पर। इस तरीके की लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, याद रखने हैं। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? 18। इनमें से यूनेस्को ने कितने को विश्व सूची में शामिल किया है? 10। अब सीधी सी बात है, यूनेस्को ने विश्व सूची में 10 को शामिल किया है, तो सबसे पहले किसको किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, यूनेस्को ने नीलगिरी को ही सबसे पहले विश्व सूची में शामिल किया था। अगर कब किया था तो कब किया था, ये एग्जाम में और भी डीपली पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। 2000 में नीलगिरी को यूनेस्को ने, नीलगिरी जैव रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व सूची में शामिल किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। हालांकि नीलगिरी भारत सरकार द्वारा जैव मंडल रिजर्व 1986 में स्थापित किया गया था, लेकिन ध्यान रखना है यूनेस्को ने नीलगिरी को विश्व विरासत सूची में सन 2000 में शामिल किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जहां तक मेरा अनुभव है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने नीलगिरी को विश्व सूची में कब शामिल किया था, तो ऑप्शन में 2000 तो होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका आंसर है। 1986 भी होगा, कंफ्यूजन करने के लिए। तो कम से कम इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद सीधी सी बात यह है कि जब यूनेस्को ने 10 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो सीधी सी बात है उसने 10वां किसे किया था? ध्यान दीजिएगा, 10वां किसे किया था? तो यूनेस्को ने जो अपना 10वां भारत का जैव मंडल रिजर्व विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, उसका नाम था अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई, मलई, अगस्त्यमलाई, तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई को शामिल किया था। ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनेस्को ने भारत के किस जैव रिजर्व को सबसे लास्ट में या 10वें स्थान पर विश्व विरासत सूची में, भारत की लिस्ट, भारत के जैव मंडल रिजर्व में 10वें स्थल के रूप में शामिल किया है? तो याद रखना अगस्त्यमलाई को किया, तो फिर कब किया? देखिए, इसे 2016 में यूनेस्को ने विश्व सूची में शामिल किया, जो कि 10वां था। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन और बनता है दमदार वाला, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, अगर वो एग्जाम में पूछा जाता है तो वास्तव में जो ज्यादा सिंसियर पर्सन है वो ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, या फिर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तब हल कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को ने अंतिम बार भारत का जैव रिजर्व अगस्त्यमलाई को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अब ये तो हमें मालूम है 2016 में इन्होंने शामिल किया था, लेकिन वो ये पूछा जाएगा आगे, भारत सरकार ने अगस्त्यमलाई को जैव रिजर्व कब घोषित किया था? ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगस्त्यमलाई, जो कि यूनेस्को द्वारा 10वां जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था विश्व सूची में शामिल करने के लिए। भारत सरकार ने अगस्त्यमलाई को कब जैव मंडल घोषित किया, कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? तो याद रखना है, अगस्त्यमलाई को भारत सरकार ने 2005 में जैव मंडल रिजर्व घोषित किया था, स्थापित किया था 2005 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यूनेस्को ने भारत के 10 जैव मंडल रिजर्व को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो 10वां किसे किया था? तो ध्यान रखना है, अगस्त्यमलाई को किया था 2016 में।
और अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यूनेस्को ने अगस्त्य मलई को भारत के 10वें जैव मंडल रिजर्व के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अगस्त्य मलई को भारत सरकार के द्वारा कब जैव मंडल रिजर्व स्थापित किया गया, कब जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया? तो ध्यान रखना है 2005 में। इसको 2005 में भारत सरकार ने जैव रिजर्व घोषित किया था या जैव रिजर्व स्थापित किया था। तो मेरे समझ से आ गए होंगे, कुछ बेहतरीन पॉइंट्स थे इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बताने चाहे। आशा करता हूं कि वीडियो समझ आया होगा। एक बार लास्ट जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कहते किसे हैं उसको एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बस। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल रिजर्व जो होता है वो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, हमारा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम खुद किसके अंतर्गत आते हैं? बायोडायवर्सिटी। कोई भी इकोसिस्टम हो, जलीय हो, स्थलीय हो, तटीय हो, उसको संरक्षित करने के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाते हैं जैव मंडल रिजर्व। आप समझ गए होंगे। दूसरा, इनमें होते क्या हैं? जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, अन्य घटक भी होते हैं। उद्देश्य क्या है इनका? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या होता है? तो ध्यान रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है जो जैव विविधता, जिसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, उसको दीर्घकालीन बनाना। मतलब कि जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, जिसके अंतर्गत ये इकोसिस्टम वगैरह सभी चीजें आती हैं, इसको दीर्घकालीन बनाना, लंबे समय तक खींचना। कह सकते हैं जो हमारी वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, इनकी संख्या में कमी ना हो, इनकी कमी काफी समय तक रुकी रहे, या कह सकते हैं इनकी संख्या में कमी ना होने देना। वनस्पति के साथ साथ जीव जंतु की संख्या में भी कमी ना होने देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।